सुदेश बागमरे जी, आप फार्मर डिप्टी डायरेक्टर बागमरे जी, आप फार्मर डिप्टी डायरेक्टर वन विहार नेशनल पार्क भोपाल रहे हैं। आप फार्मर डिप्टी कंजर्वेटर, आप फॉरेस्ट एमपी रिटायर आप हुए हैं 29/2/16 को। आप कई विषयों में पीजी हैं, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र में आप पीजी हैं। आप पीएचडी किए हुए हैं। आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी किए हैं। आप डिप्लोमा इन उर्दू फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से किए हैं। आप अभी एमएससी यौगिक साइंस बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से परसुइंग है आपका। आपको स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का 35 साल का अनुभव है। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्यों? आप लगभग 50 लाख और निजी लैंड में आप 3 टाइम एशिया चैंपियन इन मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रहे हैं। आपकी कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको जंगलों और पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आज आप उसी से संबंधित विषय पर हम लोगों को संबोधित करेंगे। दूसरा परिचय है श्री सतीश जी पिपलीकर भाई साहब। आप मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संघ संचालक जी हैं। आप एमपीबी से चीफ केमिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका भोपाल में निवास है। तीसरा परिचय है श्री अनिल जी तामड़ू जी। आप माननीय विभाग संघ चालक जी हैं। जी सुदेश जी भाई साहब जी, सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। मेरा परिचय है कि मैं एक छोटा सा स्वयं, सबसे अच्छा परिचय मेरा ये माना जाना चाहिए। शुरुआत में इस बात से करता हूँ, नर्मदा जी की छोटी सी जो कि जैव विविधता को बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है। जब भी हम जैव विविधता की बात करते हैं कहीं पर, तो मेरे को नर्मदा जी की वो स्तुति हमेशा याद आती है। उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। दम्बु लीन मीन दीन दिव्य संप्रदायकम कलौ मलौग आर हार सर्व तीर्थ नायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे पदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आदि शंकराचार्य जी ने जो सुदूर केरल से चले और ओंकारेश्वर पहुंचे, उनने नर्मदा जी की स्तुति करते हुए लिखा है कि आपके जल में जो, आप कितना सुंदर वर्ड उपयोग किया ना, सुमत्स्य, ऐसा नहीं कि मगर के लिया हो, सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे। चक्रवात पक्षी जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं और कहते हैं कि जोड़े में ही पाया जाता है और अकेला रहने पे उसकी मृत्यु हो जाती है जोड़े के बिछोड़ने में। नर्मदा जी पर उसके बारे में स्तुति में अपने उल्लेख किया है शंकराचार्य जी ने। लाखों प्रकार की मछलियां शंकराचार्य जी लिखते हैं, कछुए चक्रवाक पक्षी पूजित हो रहे हैं दोनों तरफ नर्मदा जी के क्षेत्र। ये वास्तुता जीव विविधता है, जिसके विषय के बारे में हम आज यहाँ चर्चा करने एकत्रित हुए। एक आलाप कर रहा हूं इसके लिए। एक और मेरे को छोटी सी कथा याद आती है कि हमारे आयुर्वेद में 2 बड़े धीर दिग्गज हुए हैं, ऋषि हुए हैं, चरक और सुश्रुत। चरक अपने शिष्यों को सिखाया करते थे, वैद्य की आयुर्वेद सिखाते थे। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुजी कुछ एक ऐसा हमको आरोही अवरोही क्रम बता दीजिए कि कौन सी वनस्पति ज्यादा उपयोगी है और कौन सी वनस्पति कम उपयोगी है। तो चरक ने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, आज जंगल चले जाइए सुबह से और जितनी औषधियां मिलती हैं, जितने पेड़ पौधे मिलते हैं, उनको सबको इकट्ठा करते लाइए और उनका गुण बताइए, गुणधर्म बताइए।
वो शिष्य गए, शाम को लौट के आ गए। चरक ने पूछा, किसी को कोई ऐसा पौधा मिला जिसका कोई औषधि गुण नहीं हो? शिष्यों ने कहा, नहीं, कोई भी पौधा ऐसा नहीं मिला जिसका औषधि गुण नहीं। तब एक उक्ति आई है कि नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो औषधि नहीं हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति, योजका तत्र दुर्लभ। ना तो कोई ऐसा पौधा है जो मेडिसिन के विहीन हो, ना ही कोई ऐसा अक्षर है जिसमें मंत्र नहीं हो, ना ही कोई पुरुष अयोग्य होता है। सिर्फ विजनरी होना दुर्लभ है। इन सब चीजों के लिए व्यक्ति को विजनरी होना आवश्यक है। हम लोग कभी कभी बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। तो सिखाते सिखाते एक स्कूल में मुझको इंटरेक्शन के दौरान एक बच्चे ने पूछा, यहीं भोपाल के स्कूल में, कि ये बताइए सर कि यदि टाइगर नहीं रहेगा, टाइगर मर जाएगा, तो क्या अंतर पड़ेगा ये विविधता पे? क्यों इतना टाइगर कंजर्वेशन की बातें करते हैं? क्यों इतने करोड़ों अरबों रुपए टाइगर को बचाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं? बच्चे का प्रश्न तो बिल्कुल अपनी जगह सही था और उसको तत्काल उत्तर भी दिया जाना था। आप स्वयं सोचिए अपने दिमाग से कि हम कोई भी व्यक्ति उसको तत्काल बच्चे को उत्तर क्या देता। उस बच्चे को जो उत्तर दिया, फिर वो बाद में मैंने कई जगह समझाने में, जैव विविधता को और वनों के संरक्षण को समझाने में वो किया। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत सारी ज्ञान रखते हैं। जैसे आपको बताएं कि पाकिस्तान का जो पार्टी है इमरान खान की, उसके झंडे पे टाइगर बना है। पाकिस्तान में टाइगर नहीं पाए जाते। एक और बहुत बड़ा दल है श्रीलंका का, उनके दल पे भी टाइगर का चिन्ह है, मगर उनके यहाँ टाइगर नहीं पाए जाते। टाइगर ये हमारा गौरवशाली देश है जिसमें भारत विश्व की लगभग 80% जनसंख्या टाइगर की भारत में पाई जाती है। खैर, उस बच्चे को उत्तर देना था। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, पृथ्वी पर किसी भी चीज को उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन के अलावा और क्या चीज चाहिए पड़ती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। बच्चे ने कहा मिट्टी और पानी। मैंने कहा जहां मिट्टी और पानी आ जाता है वहां घास आ जाती है। जहां घास आती है वहां कुछ वर्षों में जंगली जानवर, हर्बीवोरा, शाकी प्राणी आ जाते हैं, जैसे चीतल, सांभर, भेड़की, चिकारे, चौसिंगा, ये सब, काला हिरन, ब्लैक बग जिसको बोलते हैं, ये सब पहुंच जाते हैं वहां पर ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए। वो अपनी उन्नति करते रहते हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जहां पर ये हिरन, सांभर, चीतल, भेड़की, चिकारे, चौसिंगा, नीलगाय होते हैं, वहां पर उनका शिकार करने के लिए टाइगर पहुंच जाते हैं। तो एक चेन हो गई, एक श्रृंखला हो गई कि मिट्टी और पानी से घास पैदा हुआ, घास के कारण वहां पर शाकी प्राणी आए, हर्बीवोरा आए, और हर्बीवोरा जहां आया वहां कार्निवोरा पहुंच गया। एक श्रृंखला 4 चीजों की हुई। आप इस श्रृंखला में से कोई भी चीज हटा दीजिए, अगली चीजें सब खत्म हो जाएंगी। श्रृंखला जो है वो विश्रृंखल हो जाएगी, चीजें समाप्त हो जाएंगी, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। मसलन आप घास और पानी खत्म कर दें, पानी और मिट्टी खत्म कर दें, घास उगना बंद होगी, हर्बीवोरा खत्म हो जाएगा, टाइगर खत्म हो जाएगा। इस बीच में से लिंक में से यदि आप हर्बीवोरा हटा दें तो टाइगर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको खाने के लिए केवल घास बचेगी। ये एक खाद्य श्रृंखला, फूड चेन अनिवार्य है। बच्चे से मैंने कहा कि टाइगर क्यों जरूरी है, कि हमारे भारत के जंगलों में क्यों टाइगर होना चाहिए, और टाइगर होने से हम कैसे समृद्धशाली, सुखी और संपन्न रह सकते हैं। बच्चों को बताया कि यदि टाइगर हटा देते हैं आप एपेक्स पे से, शीर्ष पे से, जो हमारी शीर्ष प्रजाति है वहां से हटा दिया, अब क्या होगा? बच्चों का सामान्य से उत्तर था कि खूब सारे चीतल, सांभर, भेड़की, चौसिंगा, चिकारे हो जाएंगे। मैंने उनको यह भी बताया कि इनमें से बहुत सारे शाकाहारी वन्य प्राणी 6-6 महीने में जन्म देते हैं और एक बार में 2 से 3 तक बच्चे भी देते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि यदि टाइगर नहीं है, पैंथर नहीं है, तो उनकी संख्या लाखों
में बहुत जल्दी, पहले सैकड़ों से हजारों में होगी और हजारों से लाखों में पहुंच जाएगी। जैसे ये संख्या लाखों में पहुंचेगी कि वो जंगल में जितना भी घास पात है वो सब खा जाएंगे फटाफट जल्दी। अब उनको जंगल में खाने के लिए कोई चीज नहीं बच रही है। जंगल में खाने के लिए ना घास बचे, ना पत्ते बचे, ना फल बचे, ना फूल बचे, तो वो क्या करेंगे? तो वो उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे, जहां हम लोगों ने गेहूं, चना, मसूर, दलहन, तिलहन ये सब बो रखे हैं। स्वाभाविक है कि इस फसल को खाएंगे वो, तभी जीवित रह पाएंगे। बच्चा आश्चर्यचकित रह गया। तो उनका बेटा, यदि टाइगर नहीं होगा तो ना आप जलेबी खा पाओगे, ना समोसा खा पाओगे, ना ये पिज्जा खा पाएंगे, ना बर्गर खा पाएंगे, क्योंकि ये चीजें जिन चीजों से बनती हैं वो सब जानवर खा जाएंगे। तो प्रकृति का सबसे बड़ा काम जो होता है, एक संतुलन बनाए रखने का काम है। पूरी प्रकृति ने जीवन में संतुलन बना रखा है। संतुलन तभी आता है जब हम प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। एक प्रश्न और लोग कहते हैं, जो प्रकृति विज्ञानी हैं वो ऐसा बताते हैं कि जो हमारा विलुप्ति है, जो भी चीज पैदा हुई है वो विलुप्त होगी, निश्चित रूप से समाप्त होगी। बात सही है। आज जो भी हम जातियां देख रहे हैं, प्रजातियां देख रहे हैं, हजारों साल पहले वे नहीं थी। कुछ प्रजातियां 1000 साल पहले नष्ट हो गई, हजारों साल पहले, कुछ लाखों साल पहले नष्ट हो गई, कुछ करोड़ों साल पहले हो गई। विलुप्ति अवश्यम भावी है प्रकृति में। जो भी चीज पैदा हुई है, जो भी प्रजाति पैदा हुई है, वो समाप्त होगी। परंतु यदि इसमें हमारा हस्तक्षेप बढ़ जाएगा तो ये जो विलुप्ति है इसकी दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो प्रजाति 1000 साल में विलुप्त होती है, वो प्रजाति मानव 1 साल में विलुप्त कर सकता है अपनी गतिविधियों के कारण। तो प्रकृति को बचाने में, प्रकृति के चक्र को बनाए रखने में हमारी जो उपयोगिता है, मानव की जो उपयोगिता है, वो आप इस दृष्टिकोण से आंकना चाहिए कि प्रकृति का यदि हम संरक्षण करेंगे तो वो हमारा संरक्षण करेगी। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव की इस पृथ्वी पर, वो 3 होती हैं। पहली भोजन, दूसरा पानी, और तीसरी प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन। यदि आप गंभीरता से और थोड़ा गहराई से अवलोकन करें तो पाएंगे कि ये तीनों चीजें हमें प्रकृति से मिल रही हैं। चाहे वो भोजन बहुलता से मिलने वाला शाकाहारी भोजन हो, या विपुलता से पूरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है सचिन जी। सचिन जी थोड़ा चेक करेंगे, आवाज मेरे को आ रही है आपकी? जी भाई साहब, आ रही है आवाज आपकी? जी जी, अभी किन्हीं सज्जन ने ये आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। उनकी शिकायत है कि आवाज नहीं आ रही है शायद। अभी तो आ रही है संजीव जी, आ रही है अभी आवाज, देखना एक बार आप। यहाँ तो आवाज आ रही है, सही आ रही है संजीव जी। आ रही है, आवाज आ रही है। पास ले लेंगे तो आ जाएगी शायद। अच्छा, हेलो। कुछ उनके यहाँ गड़बड़ी होगी, आ रही है आवाज। संजीव जी कुछ क्या कह रहे हैं? संजीव जी जी लोकल प्रॉब्लम हो सकती है। जी सचिन जी बोले। ठीक है देखो जी, आ रही आवाज, बोलिए भाई साहब। जी जी जी, अच्छा ठीक, धन्यवाद। यहाँ थे हम लोग की भोजन, पानी और प्राणवायु, 3 चीजें मूलभूत आवश्यकताएं मानव को जीवित रहने की। और ये तीनों चीजें, तीनों वस्तुएं जो हैं, ये 1 मिनट रुको, होल्ड करो। संजीव जी, संजीव जी, आ रही आवाज, आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना, आप आ रही है आवाज जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक भाई साहब, नमस्कार। ठीक भाई साहब, भागवत जी भाई साहब, सुधीर जी भाई साहब, बोलिए भाई साहब। तो यदि हम गहराई से और गंभीर से देखें, पाएंगे, प्रकृति का अवलोकन करें कि जैव विविधता से ही हमको तीनों चीजें मिल रही हैं। पहला भोजन,
दोनों प्रकार का शाकाहारी और मांसाहारी भोजन जो भी मिल रहा है हमको, पूरे व्यक्ति उसी जैव विविधता पर जीवित है जो हमको प्रकृति से मिल रही है। अगला पानी, पानी भी जैव विविधता से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं हमेशा, और बच्चों से बात करते मैं ये बात हमेशा करता हूं कि देखिए नर्मदा नदी में जो हमारी इतनी पवित्र नदी है और इतनी बड़ी नदी है, महनीय नदी है, इतना पानी इतना सारा एकत्रित है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है? बच्चों से मैं कहता हूँ गंगा और नर्मदा में बताइए कौन सी नदी प्राचीन है, तो हमारा भूवैज्ञानिक इतिहास कहता है कि नर्मदा प्राचीन नदी है, गंगा का उद्भव बाद में हुआ है। गंगा कुछ करोड़ साल पुरानी है और नर्मदा कई करोड़ साल पुरानी है। नर्मदा में पानी कहां से आता है? बच्चों से मैं कहता हूं कि ईश्वर कभी ऐसा नहीं करे, और ऐसे शब्द मुंह से कहना भी नहीं चाहिए, मगर समझाने के लिए कहना पड़ता है कि यह संभव है कि गंगा में किसी दिन पानी समाप्त हो जाए या कम हो जाए। कारण कि गंगा में जो पानी आता है वो ग्लेशियर से आता है। बच्चा तत्काल समझता है बर्फ पिघल रही है और पानी वहां पर आ रहा है उससे, मगर जो पानी नर्मदा नदी में आ रहा है उस पर तो कोई ग्लेशियर नहीं है। अमरकंटक में कोई ग्लेशियर नहीं है, और अमरकंटक की धार जिन लोगों ने देखी है 2 इंची पानी के बराबर वहां से पानी निकल रहा है, तो फिर वो पानी कहां से आ रहा है? तो जो पानी आ रहा है नर्मदा नदी में वो सतपुड़ा और विंध्याचल के जो सघन वन है, सघन जंगल दोनों ओर खड़े हुए हैं, उनमें जो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों वृक्ष खड़े हुए हैं, वो अपनी जड़ों में जल का संचय करते हैं जब वर्षा होती है। वर्षा के कारण जलों में संचित जो पानी है, जब नर्मदा नदी का पानी कम होने लगता है तो एक वैज्ञानिक विधि के कारण वो पानी उन जड़ों के आसपास जो संग्रहित हुआ था वो धीरे धीरे बूंदों के रूप में निकल के उस घाटी की तरफ जाने लगता है जिसने नर्मदा नदी स्थित है। 1 बूंद 2 बूंद लाख बूंद हजार करोड़ अरब इकट्ठे होकर वो पानी उसमें पहुंचता है। कल्पना करिए कि यदि आपने विंध्य और सतपुड़ा दोनों के जंगल हटा दिए, किसी दिन उनको हटा दें, आप कल्पना करें कि दोनों तरफ जंगल नहीं बचा है, तो 1 बूंद पानी नर्मदा नदी में नहीं होगा, एक बरसाती नाले जैसी बन के रह जाएगा। पूरा का पूरा जो विदर है, पूरा का पूरा जो स्प्लिट है, वो एक नाले से ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो जो जैव विविधता है इनडायरेक्ट रूप से वो रक्षा किए हुए है उस पूरी नर्मदा नदी में आने वाले पानी की। तो मैं जो कह रहा था कि जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से भोजन से स्पष्ट हो गया, पानी से स्पष्ट हो गया, अब तीसरा बचता है हमारा प्राणवायु, ऑक्सीजन या ओजोन। निर्विवाद रूप से उनसे बड़ा तो कोई बैंक है ही नहीं जो ऑक्सीजन दे सके। सबसे बड़ा बैंक ऑक्सीजन का पेड़ पौधे हैं। सामान्य सा तथ्य है कि हम दिन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं। और एक छोटा सा तथ्य ये भी है कि जब कोई भी पेड़ मोटा हो रहा है, कोई भी वनस्पति बढ़ रही है, तो वो इसलिए बढ़ रही है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है वो अपने आप में डिपॉजिट करती जा रही है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सघनीकरण, कार्बन संचयन एक टर्मिनोलॉजी आजकल पूरे विश्व में चल रही है। वो इसको ऐसा मान लें कि कोई व्यक्ति यदि दिल्ली में उत्सर्जन कर रहा है और हमारा होशंगाबाद के पास जो जंगल है उसमें खड़े हुए पेड़ मोटे हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जो होशंगाबाद के पास पेड़ मोटा हुआ, जो मंडला में पेड़ मोटे हुए, उनको कुछ कंपनसेट करे, उनकी रक्षा हो सके, उसमें अपना कुछ योगदान दे। ये एक अवधारणा आ रही है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जहां जहां ज्यादा हो रहा है वहां वहां के जंगलों के लिए ज्यादा बजट, ज्यादा वित्त का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द सोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। तो जैव विविधता की बात जहां आकर रुकती है वो यही है कि यदि आप मोटे तौर पे देखें कि जैव विविधता है क्या, तो हम जैव विविधता का मतलब पाते हैं मोटे तौर पे फ्लोराइड फौना, जो भी हमारा वनस्पति जगत आसपास दिखता है और जो भी हमारा जंतु जगत आसपास दिखता है। और ये जो फ्लोरा और फौना को आपस में जो सामंजस्य है उसमें आने वाली चीजों को मिला दिया जाए, जो जिनको की साइंस अजैविक कहता है। हमारी वैदिक संस्कृति अब अजैविक नहीं कहती, और आज धीरे धीरे सभी लोग इस बात को समझने लगे हैं कि अजैविक जैसी चीज मिट्टी में भी बड़ा जीवन है,
बहुत बड़ा जीवन है मिट्टी में भी। तो हम लोग, हमारी जो वैदिक संस्कृति थी उसने अजैविक नहीं कहा। तो यदि पर्यावरण में शामिल करें तो आपने फ्लोरा एंड फाना और अजैविक चीज उनको भी शामिल हो गया, तो यह आपका पूरा का पूरा पर्यावरण हो गया। और इस पर्यावरण को जो चीज चला रही है वो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम हो गया। तो जैव विविधता, उसके आसपास की वस्तुएं और एक जो साइकिल चल रही है जिसको कि इकोसिस्टम कहा, ये सब मिला के जैव विविधता का बड़ा, पर्यावरण का बड़ा स्वरूप पैदा करते हैं, और जिसमें मेन कंपोनेंट जैव विविधता है। अब इस जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमने विगत में जो त्रुटियां की हैं उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए। अभी क्या हो रहा है पूरे विश्व में, आप देखें यदि ध्यान से, तो जितनी भी इमारती लकड़ियां हैं, मोटी लकड़ियां हैं, बड़ी लकड़ियां हैं, वो सब विकासशील देशों से जा रही है। आप पूछिए लोगों से, सबसे अब हमारे यहाँ का जब सागौन नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं मलेशिया ठीक ले लो, माने मलेशिया की लकड़ी आ रही है हमारे यहाँ। यूरोपीय देशों में तो पूरी तरह से उन्होंने अपना जंगल काटना बंद कर दिए हैं, और जितनी टिम्बर आती है वो दूसरों से मंगा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि कोयला भी दूसरे देशों से मंगाएं। कोयला भी अल्टीमेटली एक तरह की वनस्पति ही है जो फॉसिल बन गई है, और फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोल और डीजल भी वही है। तो हम जो त्रुटि कर चुके हैं पहले, वो त्रुटि को आगे नहीं दोहराएं। कोई जो पूरा ओवरऑल पिक्चर है वो निराशाजनक नहीं है, बहुत आशा से भरी हुई है। खास तौर पर हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम लोगों का जो परंपरा है, हम लोगों का जो चिंतन है, हम लोगों की जो विचारधारा है, हम लोगों की जो मान्यताएं हैं, वो पूरी तरह से वही मान्यताएं हैं जो कि जैव विविधता को बचाने के लिए दुनिया भर में अब उपयोग की जा रही है। तो हमारा जो हमको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो जो कहा जाता है कि भाई बाकी लोग क्या करें, तो एक अवधारणा जो आई है नई, वो अवान्तर से हमारी संस्कृति में भी रची बसी है, और उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, जिसके कारण जैव विविधता नष्ट हो रही है। तो कार्बन फुटप्रिंट ये कहा जाता है कि व्यक्ति कम से कम कार्बन फुटप्रिंट चलाए। कार्बन फुटप्रिंट मतलब आप जमीन पे चले तो आपके जो प्रिंट बने वो फुटप्रिंट हुए, और जो प्रकृति में आपने कुछ छोड़ा, गलत सलत चीजें छोड़ी, तो वो कार्बन फुटप्रिंट हुआ। माने आप सुबह से उठने से लेकर सोने तक प्रकृति के साथ क्या व्यवहार करते हैं। मसलन आप सोकर उठे तो आपने पानी का उपयोग किया। यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि लोगों ने पर्यावरण का मतलब सिर्फ वृक्षारोपण जैसी गतिविधि से जोड़ दिया है। पर्यावरण का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण वृक्षारोपण से कई गुना अधिक बड़ा है, कई गुना अधिक बड़ा है, और उसके कई सारे उपांग हैं जिनमें बहुत बड़ी भूमिका हमारा जैव विविधता निभाती है। यानी सिर्फ वृक्षारोपण करके ही आप यदि पेड़ कट गए या पेड़ लगा दिए तो इसी को लोग पर्यावरण का संरक्षण समझ रहे हैं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो मैं जो अपनी मूलभूत बात पर लौट के आता हूं कि जो वृक्षारोपण हम करते हैं वो अवान्तर से तो ठीक है कि हम लोगों ने प्रकृति का संरक्षण किया, मगर जब फुटप्रिंट की बात आती है तो हम सुबह जब सोकर उठे और रात्रि में सोने गए उसके 24 घंटे के बीच में हमने, और अगले दिन तक 24 घंटे में हमने जो कुछ करा वो कार्बन फुटप्रिंट है। तो कार्बन फुटप्रिंट में पहले ही हम सो के उठते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ तो बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है कि आप पृथ्वी जब सोकर भी उठे तो पृथ्वी को भी प्रणाम करें, क्षमा मांग। वैदिक ऋषि क्षमा मांगता है कि हे माता, मैं आप पे चरण रख रहा हूं तो मुझको क्षमा करने का कष्ट करें। ऐसे व्यक्तियों से तो, ऐसे देश से तो आप पर्यावरण संरक्षण की स्वाभाविक हित की बड़ी उम्मीद करना चाहिए विश्व को। तो जब हम पृथ्वी पर पहला पैर रखते हैं तो हमारे फुटप्रिंट वहीं से बनना शुरू होते हैं, जब हम सबसे पहले पानी का उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग यदि आप विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं तो आपने अपने कम से कम 75% फुटप्रिंट, खराब फुटप्रिंट बचा ली। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा हमने देखा कि पानी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से आ रहा है, पेड़ पौधों से आ रहा है। दुनिया की कोई भी चीज देखिए, आप हर चीज, सोने से लेके दुनिया की हर चीज बना लेंगे, कहीं पर भी पानी नहीं बना सकते।
दिल्ली से दौलताबाद चले गए तो दौलताबाद से दिल्ली आना ही पड़ेगा, पानी नहीं होगा तो दुनिया में कोई भी चीज है बिना पानी के संभव नहीं है। तो पहली चीज जो है आवश्यक है कि आपको पानी जो आपके पास वो पानी बचाएं। अगला फुटप्रिंट पानी के बाद आपका शुरू होता है। इसके बाद भोजन भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है फुटप्रिंट बनाने में। तीसरा फिर बहुत बड़ा कारण होता है परिवहन, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। पॉलीथीन का उपयोग बहुत बड़ा फुटप्रिंट बनाने में कारण है। हवाई यात्रा में हमारी कार की यात्रा से 1000 ज्यादा गुना बड़ा फुटप्रिंट बनता है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस तरह से अपने आप पर नियंत्रण रख के और अपनी जीवन शैली में सुधार रख के प्रकृति की जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। और ये संरक्षण कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। अगली बात आती है कि प्रकृति में आप यदि अध्ययन करें, थोड़ा सा सामंजस्य देखें तो एक जंगल में हर चीज का अपना सामंजस्य, प्रकृति में भी बिल्कुल जैसे वैसी का वैसा सामंजस्य होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, आज जो आप देख रहे हैं पेड़ पौधों में 80% पेड़ जो भी एलोपैथिक दवाएं बनती है वो पेड़ पौधों से बनती है। यदि जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि आपकी जो बहुत बड़ी मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाएगी। वो पेड़ पौधे चाहे हमारे भारत में होते हों चाहे बाहर होते हों विश्व में, वो बहुत बड़ी भूमिका मेडिसिनल प्लांट्स निभाते हैं जैव विविधता संरक्षण में और सबको प्रकृति से जुड़े रखने में। इसके अलावा भी जो वन्य प्राणी हैं, यदि हम थोड़ा सा वन्य प्राणियों की तरफ आए तो आप देखेंगे प्रकृति में वन्य प्राणी कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जंगल में जब हम चलते हैं तो पाते हैं जंगल में एक चीतल करके बड़ा सुंदर पक्षी प्राणी होता है। चीतल को विभिन्न प्रकार के चीजें, शाकाहारी चीजें खाने की प्रवृत्ति होती है। जब वो चलता है जंगल की तरफ, जंगल में जाता है तो घास खाने के अलावा, घास और पत्ते के अलावा उसको फल भी खाना होता है, जिससे उसको कुछ विटामिन की पूर्ति होती है। अब चीतल ऊपर पेड़ पर चढ़ नहीं सकता है, तो एक प्रकृति में सामंजस्य बनाया है लोगों ने कि वन्य प्राणियों ने कि चीतल वहां जाते हैं जहां जहां लंगूर होते हैं, जहां जहां बंदर होते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ते जाते हैं, फल खाते जाते हैं, बचे हुए फल स्वतः वृक्ष के नीचे गिरते रहते हैं और उनको चीतल खाता रहता है। ये प्रकृति का एक सामंजस्य जो हमको सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है। इसी तरह की कई सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो कि जंगल में अंदर अंदर चलती रहती हैं, किंतु उनको हर एक व्यक्ति को जो उस बात को नहीं समझ पा रहा है जैव विविधता का, उसको समझ में नहीं आती। तो इसी तरह की बाकी सब गतिविधियां भी जंगल में चलती रहती हैं और वो जो गतिविधियां चलती रहती हैं वो कहीं ना कहीं से प्रकृति के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक होती है। कल्पना करिए कि हमारे विश्व में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं और जो फाना माने जंतु पाए जाते हैं उनकी लगभग 2 करोड़ प्रजातियां हैं। और उसमें से हमारी जो प्रजातियां जिनकी पहचान हुई है वो लगभग 15 लाख प्रजातियां होंगी जिनका आइडेंटिफिकेशन हो पाया है। तो आप जैव विविधता के इस दृष्टि से सोच सकते हैं कि अभी हम जैव विविधता के अध्ययन में, जैव विविधता के अनुसंधान में, जैव विद्या को वैज्ञानिकता के रूप में समझने में अभी पूरा विश्व ही कितना पीछे है। एक सामान्य अवधारणा कही जाती है कि जो 18वीं शताब्दी थी, माने 3 शताब्दियां यदि हम लें तो जो पहले तीसरी वाली शताब्दी थी, पहले वाली आज से तीसरी शताब्दी थी, वो फिजिक्स की शताब्दी थी। तब ज्यादातर भौतिक विज्ञान के आविष्कार हुए। जो पिछली शताब्दी थी उसमें अधिकतर आविष्कार जो हैं वो रसायन शास्त्र के हुए। और ये जो 21वीं सदी है इसमें जितने भी आविष्कार होंगे वो जैव विविधता से संबंधित आविष्कार होंगे।
क्योंकि पेड़ हमारे पास सबसे ज्यादा सामने आसपास दिखाई देते हैं, इसलिए हमको लगता है कि पेड़ ही हमारी सबसे बड़ी जैव विविधता है। निस्संदेह रूप से पेड़ हमारी बहुत बड़ी जैव विविधता का काम करते हैं, और पेड़ों का संरक्षण भी उतना ही होना चाहिए जितना कि मानव का संरक्षण होता है। जब प्रकृति सबसे पहले बनी तो सबसे पहले जो कोई जीवित वस्तु पृथ्वी पर आई, वो आई थी पहली जो वो चीज थी पेड़ पौधे, वनस्पति, जंतु। हमारे पूर्वज जो हैं वो पेड़ पौधे थे। उनके बाद जो चीज आई फिर वो एक कोशीय जीव जो थे वो जंतु आए। तो यदि आप इसको दूसरे प्रकार से कहें कि पेड़ पौधे हमारे पूर्वज हैं, आदि पूर्वज हैं, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पेड़ पौधे ही हमारे पूर्वज थे। तो आप एक साधारण सा प्रश्न यदि पूछें किसी से, पेड़ पौधों के बाद फिर जंगली जानवर आए, मानव का विकास तो बहुत बाद में हुआ है। ऐसा कहते हैं कि हम जो होमो सेपियंस है ये ज्यादा नहीं, कोई 5 जो विभिन्न थ्योरियां आ रही हैं 5 लाख साल का हम लोग मानते हैं कि हम लोग 5 लाख साल पुराने हैं, बल्कि वो 5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस था। हम होमो सेपियंस को तो बहुत सारे लोग वैज्ञानिक लोग 1 लाख साल पुराना ही मानते हैं। तो हम जो इस पृथ्वी पर आए हैं वो ज्यादा पुराने नहीं आए हैं, पेड़ पौधे हमारे पूर्वज थे। उन पूर्वजों में हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, और संरक्षण करने में हमको याद आता है कि हमारे जो जनजाति समुदाय था वो कैसे पेड़ों की रक्षा करता था। आप यदि थोड़ा सा आदिवासी समुदाय को देखें तो उनमें एक गोत्र होता है, टोटम कहते हैं समाज विज्ञानी उसको। जिस व्यक्ति का, जिस आदिवासी समुदाय का जो गोत्र होगा, जो टोटम होगा, उस प्रजाति को नहीं काटता। जैसे एक जनजाति कहलाती है भीलों में अटखेर, खेर का पेड़ नहीं काटेंगे। दूसरी गोत्र वाले साज का पेड़ नहीं काटेंगे। निर्विवाद रूप से महुआ का वृक्ष कोई भी आदिवासी बंधु नहीं काटता। कोई जिसका सागौन पे सरनेम होगा वो सागौन नहीं काटता है, जिसका हल्दू पे सरनेम होता है वो हल्दू का वृक्ष नहीं काटता है, जिसका बीजा पे सरनेम होता है वो बीजा का वृक्ष नहीं काटता है, जिसका कदम पे सरनेम होता है वो कदम का वृक्ष नहीं काटता है। आदिवासी बंधुओं में जो उनके उपनाम हैं वो संभव वो 90% किसी ना किसी पेड़ से संबंधित हैं। तो आप देखिए कि एक जो विवेकपूर्ण दृष्टि थी हमारे समाज के पास पहली कि जैव विविधता संरक्षण किस प्रकार किया जाए, वो तो हमारे पास ऑलरेडी निश्चित रूप से है। और वो दृष्टि हमारे पास, हमको सिर्फ उस दृष्टि को विकसित करना है, उस दृष्टि को बनाए रखना है, उस दृष्टि को आगे बढ़ाना है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं कर सके। विकास साथ साथ चलेगा। विनाश नाम तो नहीं देना चाहिए, मगर विकास का एक हिस्सा। थोड़ा सा विनाश इसलिए आता है कि जंगल नष्ट होता है, पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। तो हम केवल वहीं पर इस बात को समझने की चेष्टा करें कि यदि विकास इस तरीके के साथ हो जहां विनाश न्यूनतम हो सके, और जो विनाश हुआ है उसको रिस्टोर करने का, उसको पुनर्स्थापन करने के उपाय हमने पहले कर लिया, तो वह ज्यादा तर्कसंगत होगा। यदि आप कोई भी योजना बनाते हैं तो उसको 10 साल पहले, 5 साल पहले बड़ी योजना बनाना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि इस योजना में 5 लाख वृक्ष कटेंगे, तो ऐसी योजना बनाई जाए कि 5 लाख वृक्ष का पुनर्जीवन का प्लांटेशन वो 5 साल पहले शुरू हो जाए, ताकि वो 5 साल बाद उनका जीवन सुनिश्चित हो सके और वो इस योग हो जाए कि वो स्वयं ही आगे बढ़ के बाद में एक घना जंगल स्थापित कर सके। तो देखिए, विनाश तो निश्चित रूप से होगा कि जो विकास होना है, हमको जमीन से कोयला निकालना है, जमीन से हमको मिनरल्स निकालना है, हमको रेलों की योजनाएं बनाना है, हमको पानी का संग्रहण करना है, तो जंगल तो स्वाभाविक रूप से कम होंगे। मगर जितनी हम लालच के साथ या स्वार्थ के साथ इन सब योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ हमको वृक्षारोपण भी करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। उस जंगल का रिस्टोर करने के लिए, वहां के इकोतंत्र को बनाए रखने के लिए, वहां की जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी उतना ही हमको आगे बढ़ के काम करना होगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह का करना असंभव होगा। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत
अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक देखेंगे दहिया जी करके, बाबूलाल जी दहिया, वो इस तरफ रीवा के हैं, गत वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। उनने चावल की असंख्य प्रजातियां, आप कहिए लगभग 400 प्रजातियां उनने अपने क्षेत्र में खोज निकाली, उनको संरक्षित करा। इस कार्य के लिए भारत शासन ने अभी उनको 2 वर्ष पहले पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो जब तक ऐसे लोग हैं काम करने वाले, हमको निराश तो होने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है निराश होने की। जैसे हमारे सचिन जी जैसे लोग हैं, कार्तिक सप्रे जी जैसे लोग हैं, और हम सबके मार्गदर्शक रहे अनिल माधव जी जैसे लोग हो गए हैं, जिनने पर्यावरण में काफी काम किया और नर्मदा को एक उनने जीवंत रूप दिया। नर्मदा के कार्यों को आगे बढ़ाने वाली बहुत सारी अनाम हमारे साथ, अमरकंटक से लेके और भड़ोस तक अनाम लोग, हजारों लोग आज दिन रात काम कर रहे हैं, जो लगातार इस प्रयास में है कि दोनों ओर के जंगल बचे रहें, नर्मदा पयस्विनी बनी रहे। तो निराश होने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। वृक्षारोपण, ये एक बात जरूर है कि जिस हम तीव्रता से, हमको हमारी संवेदनशीलता बढ़ना चाहिए रक्षण में, परिरक्षण में। वृक्षारोपण करना बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण करके उसको जीवित बचाए रखना सबसे बड़ी बात है, उस पौधे को। और एक आपको बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है कि आपने किसी पौधे को यदि 3 साल बचा लिया, 3 साल, सिर्फ 3 साल तक आपने उसको बचा लिया, तो उसको आपको किसी तरह की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मवेशी की चराई की पहुंच से दूर पहुंच जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें एक और बात आ जाती है कि वो जमीन से स्वतः अपना पानी खींचने लगता है। उसके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं योग हो जाते हैं कि वो जमीन से पानी खींचकर पौधे की पूर्ति कर सके। तो 3 साल तक आप यदि बचा पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी अच्छी छोटी सी बात याद आती है कि आज सोने का भाव 55,000 रुपए प्रति ग्राम है। यदि आप वृक्षारोपण करते हैं सागौन का, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सागौन की 1 घन फीट लकड़ी की कीमत, यानी 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा, 1 घन फीट लकड़ी की कीमत आज 6,000 रुपए घन फीट है। तो इस दृष्टि से भी कहें कि हरित सोना है। हरित, हमारे वेदों में कहा गया है स्वर्णम ही वनम, जो वन है वो हरित स्वर्ण है। हरित, इस दृष्टि से भी यदि आप इकोनॉमी की दृष्टि से भी देखना चाहें, तो यदि आप भूतलक्षी प्रभाव से देखें, आगे के दृष्टिकोण आप में हो कि कैसे कर सकते हैं, तो यदि हम इस बात को बड़ा आगे ले जाएं कि नहीं हम आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक संपदा इकट्ठी कर रहे हैं, तो वृक्ष कहीं से भी नुकसानदायक सौदा साबित नहीं होगा। जहां तक मैं समझता हूं कि एक छोटा सा अध्ययन और कर के बारे में बताऊंगा, वैज्ञानिक अध्ययन है, इसलिए आपको हमारा आज जो कोरोना समय चल रहा है उसमें इस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन बहुत आवश्यक है कि हम उनको समझें। कर्नाटक में, तमिलनाडु में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और उस स्थान का नाम है कलक्कड़। वहां ये वैज्ञानिक अध्ययन किया गया 1 हेक्टेयर जंगल में। 1 हेक्टेयर जंगल में जब गणना की गई, एंटोमोलॉजिस्ट में, कीट विज्ञानियों ने गणना करी, तो उस गणना में लगभग 55,000 विभिन्न प्रकार के कीड़े पाए गए, छोटे बड़े सब तरह के 55,000 कीड़े मकोड़े 1 हेक्टेयर के जंगल में। अब दूसरी बात, उस 1 हेक्टेयर के जंगल में जो पक्षी पाए गए वो 40 पक्षी पाए गए, कीट भक्षी पक्षी। तो अब आप प्रकृति का संतुलन देखिए कि जो 40, एक तरफ आप 52,000 आपके पास कीड़े मकोड़े हैं, दूसरी तरफ 40 पक्षी हैं। उन 40 पक्षियों ने उन 52,000 कीड़े मकोड़ों की जनसंख्या पर नियंत्रण रखा। उतने ही कीड़े मकोड़े उनने खाए उस मात्रा में जिससे कि उनकी संतति खत्म भी नहीं हो और वो कीड़े मकोड़े उस वन क्षेत्र के बाहर निकलकर नहीं जा पाए। आप कल्पना करिए, ये 1 हेक्टेयर की बात है जिसमें 52,000 कीड़े मकोड़े थे, वैज्ञानिक तथ्य, रिसर्च पेपर है। अब आप इसकी कल्पना करके देखिए कि यदि कीड़े मकोड़े जंगल कटने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण हमारे पूरे क्षेत्रों में आ जाए, ये 1 हेक्टेयर के नहीं, आपने हजारों और लाखों हेक्टेयर यदि आपने जंगल नष्ट कर दिया, जैव विविधता नष्ट कर दी, और यदि ये हमारे पूरे क्षेत्र में आ जाए, तो क्या हम मानव जाति जो अन्न उपजा रही है वो बचेगा? बिल्कुल इसका एक ही उत्तर होगा कि नहीं बचेगा।
तो वनों की रक्षा करने के लिए आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत सारे छोटे छोटे तंतुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और उनको समझकर हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं लौट के कोरोना की बात आप कर रहे थे, आप चूंकि लगभग समाप्ति की तरफ हैं हम लोग, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, ये वाली बात कि ये उत्पत्ति कोरोना की कैसे हुई, जिसके बारे में पूरे वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं और हम हमारी जो साधारण सी भारतीय भाषा है हिंदी, हम उसमें समझ के और कितना समझा सकते हैं, उसका छोटा सा उदाहरण देखिए। बिल्कुल आपको देखना कि दरअसल जो बहुत बड़ा बाजार है वुहान का, वहां अनेक एक बाजार है जहां पे जीव जंतुओं को रखा जाता है, पूरी दुनिया से लाके मारा जाता है, रखा जाता है। वहां पे जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखा गया। स्ट्रेस में कैसे कि आप जंतुओं को यदि किसी पिंजरे में कोड़ के रख देंगे, हमारे ग्रामीण भाषा में कहा जाता है, एक के ऊपर एक रख देंगे, उनको पानी नहीं मिल पाएगा, उनको खाना नहीं मिल पाएगा, उनको उड़ान नहीं मिल पाएगी, तो उनमें स्ट्रेस के कारण एक वायरस विकसित हो जाता है। सभी में होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, उसमें इस तरह के वायरस पैदा होते हैं। स्ट्रेस के अंडर स्ट्रेस पैदा होते हैं। आपको एक बार आज जो डायबिटीज के बारे में लोग बात कह रहे हैं, बड़ा जैव विविधता से जुड़ी हुई बात है। इनका कहना है कि यदि आप प्रकृति के समीप रहें तो आपके डायबिटीज 30 पॉइंट्स कम हो जाती है एक साल यदि आप लगातार प्रकृति के आसपास रहे। नंबर 1। नंबर 2, साइंटिस्ट सबसे बड़ा कारण जो आज बता रहे हैं डायबिटीज होने का, वो तनाव, स्ट्रेस। तो ऐसा मैं फिर से बेट पर चमगादड़ पर लौट कर आता हूं कि चमगादड़ हमारे भारत में तो बिल्कुल चमगादड़ का कोई वो नहीं है बड़ा, कई जगह तो पूजा भी की जाती है चमगादड़ की, साउथ इंडिया में ऐसी कोई, हमारे यहाँ तो हर चीज की पूजा की जाती है। आप मेंढक को देखेंगे तो उसकी भी पूजा की जाती है, प्रकृति पूजक देश है हमारा। तो चमगादड़ इतना स्ट्रेस में आ गया कि वहां के एनिमल्स ने, हो सकता है चमगादड़ हो सकता है पेंगोलिन हो सकता है वो दूसरे एनिमल हो, जीवधारी हो, कोई विशेष प्रकार के रेड्स हो, जिनके स्ट्रेस के कारण इस वायरस ने जन्म लिया। आप कल्पना करिए इस तरह का स्ट्रेस आप जीव जंतुओं में कहीं भी किसी भी देश में पैदा करेंगे, भारत समेत किसी भी देश में पैदा करेंगे, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि इस तरह के एक नहीं अनेक वायरस भविष्य में जन्म ले सकते हैं। वो सबसे बढ़िया हमारी जो संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, उसमें जैव विविधता संरक्षण के जो संदेश हैं उनका पालन न केवल हम करें बल्कि विश्व भी करे, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हम जैव विविधता का संरक्षण बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वो हमारे सतपुड़ा के जन्मे हुए कवि हैं भवानी प्रसाद जी बिस्तर, उनकी 2 पंक्तियां बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि लिखने पढ़ने में क्या धरा है, बाहर देख कितना हरा भरा है। लिखने पढ़ने में क्या धरा है, बाहर देख कितना हरा भरा है। तो हम थोड़ा सा बाहर निकलें, बाहर से मतलब कोरोना के बाद बाहर निकलें, प्रकृति के नजदीक जाएं, प्रकृति को देखें, पेड़ पौधों को देखें, जैव विविधता को देखें और जैसा प्रकृति हमको संदेश दे रही है उसके अनुरूप आचरण करें। हमारे भोपाल के ही कवि हुए हैं जिनने बहुत सुंदर हिंदी में गजलें और कविताएं लिखी हैं, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा कि हो गई है पीर परवसी पिघलना चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलना चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए और तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। ये पर्यावरण संरक्षण की आग, जैव विविधता को संरक्षित करने की आग हमारे और आपके दोनों के मन में जलना चाहिए। निश्चित रूप से डॉक्टर यहाँ पे और जिस तरीके के व्यायाम को लेके लेके बात आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सचिन जी, आवाज स्पष्ट नहीं है जी। सचिन जी आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है जी। आवाज
भाई साहब सुधीर जी तो आ रही है आवाज? आवाज लगा रही है, अब आ रही है। अच्छी बात। बहुत नहीं, आवाज नहीं आ रही है सचिन जी, भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। भाई साहब आवाज तो नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। हेलो अभिषेक भाई साहब आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। अच्छा चलिए अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। अभिषेक आ रही है। अच्छा तो इन सब विषयों को लेकर यदि हम भी कोई अध्ययन करते हैं और हमें डॉक्टर सुधीर वाघमारे जी से भी कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से कार्तिक जी से हम उनका नंबर भी ले सकते हैं। निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में काम करें और इसके प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़े और हमारी एक जीवन दृष्टि इस लिए हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे